आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में सेकंड टॉपिक और सेकंड टाइप, और वो है हमारे पास रेजोनेंस। देखो, रेजोनेंस के लिए पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट्स आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Second point is when all the properties of a molecule cannot be explained by a single structure, or even sometimes more than one structures explain different properties of molecule, it is called resonance. Third point is more than one structures possible for the molecule are called रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे RS, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हिच आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाइब्रिड ऑफ ऑल द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, व्हिच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे RHS. It explains all the properties of the molecule. Point number 5 is resonance increases stability of molecule. The difference of energy of hybrid structure and the energy of the most stable resonating structure is called resonance energy, which is utilized, or you can say which is consumed in stabilizing the molecule. Next point is point number 6. In general, the molecule having more number of resonating structure has more stability, but it is the number of relatively more stable resonating structure, not the total number of resonating structure, which is important in deciding stability of molecule. Which is important in deciding stability of molecule. And the next point is resonance affects bond length. Resonance bond length को भी affect करता है. अब देखो, ये जो points हैं, बस ये सारे points हमें resonance में समझना है. अब ऐसा नहीं है देखो कि ये सारे points resonance में फर्स्ट लेक्चर में ही हम समझ लेंगे या फर्स्ट लेक्चर में ही सारे points ये कवर हो जाएं, ऐसा नहीं है. धीरे धीरे हम resonance में आगे बढ़ेंगे. एप्लीकेशंस के साथ में इन points को मैं कवर करूंगा, और जिस दिन resonance टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा उस दिन ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके होंगे विद एग्जांपल्स. अब आप देखो, रेजोनेंस आपने पढ़ा हुआ है, 11th में भी रेजोनेंस पढ़ाया जाता है. रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 हालांकि पूरा 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसको पूरा डिटेल में फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आपका 11th का रिविजन भी हो जाए, और कुछ पार्ट अगर आपको समझने में प्रॉब्लम रही है तो वो आप अच्छे से समझ पाएँ. देखो, रेजोनेंस की अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, रेजोनेंस में हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं? मेरा क्वेश्चन समझना. रेजोनेंस में जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज देयर इन रेजोनेंस, व्हाई इज इट? रेजोनेंस में जो भी हो रहा है उसका रीजन क्या है? अब ध्यान देना, हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में ये एकदम क्लिक करे, टू गेन स्टेबिलिटी. ध्यान देना, हो सकता है जब मैं ये क्वेश्चन यूजुअली क्लास में भी जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि रेजोनेंस में जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज देयर इन रेजोनेंस, उसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है रेजोनेंस, तो कई बार स्टूडेंट का आंसर आता है टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए. देखो, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ. अगर आप कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी गेन होती है तो वो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस का रिजल्ट है. मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन पर आप ध्यान देना. मेरा क्वेश्चन आपसे ये नहीं है कि रेजोनेंस का रिजल्ट क्या है, रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस आते हैं, हाउ रेजोनेंस अफेक्ट अ मॉलिक्यूल. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है ही नहीं कि रेजोनेंस का रिजल्ट क्या है. मेरा क्वेश्चन तो ये कि रेजोनेंस में जो भी हो रहा है उसका रीजन क्या है. अब अगर आप कह रहे हैं कि रेजोनेंस में स्टेबिलिटी गेन होती है तो वो तो रेजोनेंस का रिजल्ट हुआ. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रेजोनेंस में जो भी हो रहा है उसका रीजन क्या है. जरा इसके बारे में आप सोचिए कि वॉट एवर इज देयर इन रेजोनेंस, व्हाई इज इट, क्यों हो रहा है रेजोनेंस. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट अगर आपके माइंड में आता है कि इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल की डिक्रीज हो जाती है, तो बात तो वही है. देखो, एनर्जी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी गेन होती है, ये सब रेजोनेंस के रिजल्ट हैं. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रेजोनेंस में जो भी हो रहा है वो हो क्यों रहा है. जरा सोच कर देखें इसमें, क्योंकि यहीं से रेजोनेंस का कंसेप्ट हमारा बनेगा.
चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और रेजोनेंस का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, बेंजीन मॉलिक्यूल। आप ध्यान देना। देखो आपने पढ़ा होगा बेंजीन को हम डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन कैन बी लाइक दिस। ऐसा करते हैं, मैं यहां पर कार्बन एटम्स की नंबरिंग कर देता हूं। ये हमारे पास बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है, एक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आपने पढ़ा होगा बेंजीन को ही एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो सेकंड तरीका क्या है? This is also the way, or you can say the structure to represent benzene। और आपने पढ़ा होगा बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, एक और तरीका हमारे पास होता है बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब हम इन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट बेंजीन, तो फिर ये कहा जाता है कि इतने सारे स्ट्रक्चर, तो ऐसे में देखो हम ये बात करते हैं कि बेंजीन में ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप ध्यान देना, ये कहा जाता है ना कि दीज स्ट्रक्चर्स आर resonating structures of benzene molecule, and this structure is the hybrid structure। ध्यान देना, रेजोनेंस में हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हमेशा ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसको हमेशा ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है हाइब्रिड मॉलिक्यूल के लिए। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर बात की जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हम हमेशा डबल हेडेड एरो शो करते हैं, और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम हमेशा ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अब जब ये बात की जाती है कि बेंजीन के इतने सारे स्ट्रक्चर्स कैसे पॉसिबल हैं, तो हम कह देते हैं भाई इतने सारे स्ट्रक्चर्स इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस है। और ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और इनकी अगर आप बात करें स्ट्रक्चर्स की, तो दीज आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल, दीज आर एक्चुअली हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल, या हम कह सकते हैं दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जो इन स्ट्रक्चर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है। ये सब कुछ बात हम रेजोनेंस में करते हैं, लेकिन इन सब बातों का लॉजिक क्या है? रेजोनेंस में हम मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस में हम मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हम रेजोनेंस में करते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि रेजोनेंस में जो भी हम करते हैं वो करते क्यों हैं? रेजोनेंस में क्या करते हैं ये तो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है। रेजोनेंस में जो भी हम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है, ये हमें समझना है। चलिए मैं समझाता हूँ। देखो इस एग्जांपल से समझना, आपको यहाँ से रेजोनेंस का कंसेप्ट एक्चुअली आप उसको फील कर पाओगे कि एग्जैक्टली रेजोनेंस का कंसेप्ट है क्या। ध्यान देना, देखो बेंजीन में अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ, ऑल द कार्बन एटम्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ऑल द 6 कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये भी हमने पढ़ा है, देखो sp2 कार्बन हैज 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अगर मैं यहाँ पर किसी भी कार्बन की बात करूँ तो बेंजीन के हर कार्बन की बात की जाए तो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड एज वी नो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैज 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये बात समझ में आ रही है? और अगर मैं इस मॉलिक्यूल में किसी भी एक sp2 कार्बन की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं, एवरी sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। जैसे अगर मैं यहाँ पर C1 कार्बन की बात करता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर C1 कार्बन की बात करता हूँ तो यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो C1 कार्बन है, ये C1 कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है,
one with C2 carbon, one with C6 carbon and one with hydrogen. यहाँ पर अगर बात की जाए तो C2 carbon is forming 3 sigma bonds, one with C2 carbon, one with C6 carbon and one with hydrogen, right? And this C1 carbon is forming one pi bond, that is with C2 carbon. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, and this is applicable for all the 6 carbon atoms in benzene molecule, since every carbon is forming 3 sigma bonds, 2 with carbon atoms and 1 with hydrogen, and the fourth bond formed by the every carbon is pi bond. क्लियर बात है? अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर इन हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे और जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा, राइट? तो यहाँ पर 3 sigma bonds will be formed by this sp2 hybridized orbital and 1 pi bond will be formed by this p orbital. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन के आउटर शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे जो 3 sigma bonds का फॉर्मेशन का काम करेंगे, and its 1 electron will be present in its p orbital that will be involved in formation of pi bond. इस तरह से हम कार्बन के आउटर शेल में प्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं जो 4 बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं. 3 bonds are sigma bonds and 1 bond is pi bond. Sigma bonds will be formed by hybridized orbitals and pi bond will be formed by unhybridized p orbital. यहाँ तक की बात क्लियर है? अब जरा ध्यान देना. देखो ये भी हमने डिस्कस किया है कि sp2 hybridized orbitals होंगे कार्बन के वो तो होंगे ट्रायगोनल प्लेनर शेप. मेरी बात समझना, अगर मैं sp2 ऑर्बिटल्स की बात करूं तो कार्बन के जो sp2 ऑर्बिटल्स होंगे वो तो एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे इस तरह से ट्रायगोनल प्लेनर शेप में. These are 3 sp2 hybridized orbitals of carbon present in a plane in trigonal planar shape. इस तरह से ये कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं जो एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे ट्रायगोनल प्लेनर शेप में, और अगर एंगल की बात की जाए तो 120 डिग्री एंगल पर इनका ओरिएंटेशन होगा. और ये भी हमने डिस्कस किया. देखो इस कार्बन का p ऑर्बिटल कैसा होगा, जिस प्लेन में ये sp2 ऑर्बिटल्स एग्जिस्टिंग है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर वो p ऑर्बिटल होगा. मतलब अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से रहेगा. ये बात समझ में आ रही है? So these are 3 sp2 hybridized orbitals of C1 carbon with its p orbital that is lying on perpendicular axis to the plane in which all the 3 sp2 orbitals are existing. क्लियर बात है? और अब हम कह सकते हैं देखो ये जो 3 sp2 ऑर्बिटल्स होंगे C1 कार्बन के, मान लेते हैं C1 कार्बन है तो इसके जो 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं उनमें से एक sp2 ऑर्बिटल तो C2 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एक sp2 ऑर्बिटल C6 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, 1 with C2 1 with 6, और इसका एक sp2 ऑर्बिटल जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा, राइट? और इसका जो p ऑर्बिटल होगा वो एडजेसेंट कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. ये बात समझ में आ रही है? कैसे? तो आप देखो जैसे ये मान लेते हैं C2 कार्बन है, अब C1 और C2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? तो C1 का sp2 ऑर्बिटल जब C2 के sp2 ऑर्बिटल के साथ सेम एक्सिस पर ओवरलैप करेगा. कैसे? देखो ये मान लेते हैं C1 का sp2 ऑर्बिटल है, अब जब इसी एक्सिस पर C2 कार्बन का sp2 ऑर्बिटल इसके साथ में सेम एक्सिस पर ओवरलैप करेगा इस तरह से, तो C1 और C2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि C6 कार्बन, C1 का C6 कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो क्या मैं कह सकता हूँ C6 कार्बन भी sp2 है, तो C6 कार्बन का sp2 ऑर्बिटल, ये मान लेते हैं C6 कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है, ये जब C1 कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ सेम एक्सिस पर ओवरलैप करेगा तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक सिग्मा बॉन्ड इसका बनेगा हाइड्रोजन के साथ में, और क्योंकि हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा वो s ऑर्बिटल होगा, तो हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल होगा वो C1 कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. ये बात समझ में आ रही है? अब बचता है C1 कार्बन का p ऑर्बिटल. अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो C1 का जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो C2 के साथ हो रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पैरेलल ऑर्बिटल्स साइडवे ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड बनाते हैं. तो ये अगर C1 का p ऑर्बिटल है तो इसी तरह से C2 का ये p ऑर्बिटल होगा पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल p ऑर्बिटल, दिस p ऑर्बिटल एंड दिस p ऑर्बिटल,
ये दोनों पैरेलल पी ऑर्बिटल कोलेटरल ओवरलैपिंग करके, या आप कह सकते हैं साइडवे ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब एक बात समझना, देखो अगर हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है वो सेम एक्सिस पर होती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ देखो कि अगर C1 का ये sp2 ऑर्बिटल जिस प्लेन में एग्जिस्टिंग है, ध्यान देना C1 का ये sp2 ऑर्बिटल जो C2 के साथ बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये जिस प्लेन में एग्जिस्टिंग है, क्या मैं कह सकता हूं उसी प्लेन में C2 कार्बन का sp2 ऑर्बिटल भी होगा, और सेम प्लेन में जब ये एक ही एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये sp2 ऑर्बिटल ऐसे तो ओवरलैप नहीं कर सकता, ऐसे भी नहीं कर सकता। सेम एक्सिस पर ओवरलैप करने के लिए ये sp2 ऑर्बिटल भी क्या होगा, जिस प्लेन में ये sp2 ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसी प्लेन में ये sp2 ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा, और आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब आप सोचिए अगर ये C2 कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल है तो इसके बाकी के दो sp2 ऑर्बिटल कैसे होंगे, वो भी इसी प्लेन में होंगे, क्योंकि तीनों ही sp2 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे ट्रायगोनल प्लेनर शेप में। तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि ये अगर C2 कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल है तो बाकी के दो sp2 ऑर्बिटल भी इसके इसी प्लेन में होंगे, एक इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा, ट्रायगोनल प्लेनर शेप मेंटेन करते हुए। ध्यान देना ये मान लेते हैं C2 कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं, और अब अगर ये C2 कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं एक ही प्लेन में ट्रायगोनल प्लेनर शेप में, तो ध्यान दो ये C2 कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है C1 के साथ, और बाकी के जो दो sp2 ऑर्बिटल होंगे वो भी इसी प्लेन में लाई करेंगे। और क्या मैं कह सकता हूँ इसी तरह से मान लेते हैं अगर ये sp2 ऑर्बिटल्स हैं 3 sp2 ऑर्बिटल्स C6 कार्बन के, ये अगर 3 sp2 ऑर्बिटल C6 के हैं तो इनमें से एक sp2 ऑर्बिटल तो क्या होगा, इसी एक्सिस पर C1 के sp2 के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और बाकी दो sp2 ऑर्बिटल आप देख सकते हैं सेम प्लेन में होंगे, और इसी तरह से फिर सारे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स होंगे। मतलब एक बात तो क्लियर है देखो कि जो 6 कार्बन एटम्स हैं, जो 6 कार्बन एटम्स हैं उन 6 कार्बन एटम्स के जो sp2 ऑर्बिटल होंगे वो तो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे, जो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाने का काम कर रहे होंगे सेम एक्सिस पर। अब आप सोचिए अगर सभी कार्बन के sp2 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में, सभी कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स का प्लेन अगर कॉमन है तो फिर तो हम कह सकते हैं उस कॉमन प्लेन के रिस्पेक्ट में सभी कार्बन के जो p ऑर्बिटल होंगे वो परपेंडिकुलर एक्सिस पर होंगे। इसका मतलब आप सोचो कि ये अगर प्लेन है, सपोज दिस इज द कॉमन प्लेन ऑफ ऑल द sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ C6 कार्बन एटम्स। मान लेते हैं सभी 6 कार्बन के जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं अगर वो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो इस कॉमन प्लेन के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं सभी कार्बन के p ऑर्बिटल जो होंगे वो परपेंडिकुलर एक्सिस पर होंगे। ये बात समझ में आ रही है। जैसे देखो मान लेते हैं ये C1 कार्बन का p ऑर्बिटल है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर है, राइट। मान लेते हैं C1 कार्बन के sp2 ऑर्बिटल इस प्लेन में एग्जिस्टिंग है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर ये p ऑर्बिटल है। मतलब ये जो 3 sp2 ऑर्बिटल है वो इस प्लेन में, और इस ये 3 sp2 ऑर्बिटल तो इस प्लेन में, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर ये p ऑर्बिटल है। अब जरा बताओ C2 कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल कौन से प्लेन में होंगे, इसी प्लेन में। वो तो सारे सेम प्लेन में होंगे, तभी तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ना। इसी प्लेन में अगर sp2 ऑर्बिटल इसी प्लेन में अगर C2 कार्बन के भी sp2 ऑर्बिटल हैं तो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर C2 कार्बन का भी p ऑर्बिटल होगा। अब जरा सोचिए C6 कार्बन के sp2 ऑर्बिटल किस प्लेन में, वो भी इसी प्लेन में, तो फिर तो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर C6 कार्बन का भी p ऑर्बिटल होगा। और इसी तरह से क्योंकि C3, C4 और C5 के sp2 ऑर्बिटल भी इसी प्लेन में, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उनको सेम प्लेन में होना जरूरी है तभी वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग कर पाएंगे, तो फिर तो उन कार्बन के p ऑर्बिटल भी क्या होंगे, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर होंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो 6 p ऑर्बिटल्स होंगे वो इस कॉमन प्लेन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होंगे, बट वो आपस में पैरेलल होंगे। क्या बात समझ में आ रही है। ऑल द 6 p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वो इस कॉमन प्लेन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर एक्सिस पर हैं, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बात समझ में आ रही है। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की ओवरलैपिंग और फिर p ऑर्बिटल्स का एग्जिस्टेंस।
ये सपोज C1 कार्बन और उसके 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें each sp2 ऑर्बिटल इज हैविंग इलेक्ट्रॉन, सभी sp2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। और इसका p ऑर्बिटल कैसा होगा, तो मान लेते हैं कि अगर ये sp2 ऑर्बिटल इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, या आप अगर मान लें कि sp2 ऑर्बिटल अगर आपकी नोटबुक के प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उस नोटबुक के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर आपका वो कार्बन का p ऑर्बिटल होगा, राइट। अब जरा देखो, यहां पर हम बात करें कि C1 कार्बन, दिस इज सपोज C1 कार्बन दैट इज फॉर्मिंग 1 सिग्मा बॉन्ड विद C2 कार्बन। अब C2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि C2 कार्बन का जो sp2 ऑर्बिटल होगा, C2 कार्बन का जो sp2 ऑर्बिटल होगा वो AC एक्सिस पर, ध्यान देना, जिस एक्सिस पर ये C1 कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है, AC एक्सिस पर C2 कार्बन का sp2 ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा, राइट। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि C2 कार्बन का sp2 ऑर्बिटल इसी एक्सिस पर ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन C1 एंड C2 कार्बन। क्या मैं कह सकता हूँ C2 कार्बन का ये sp2 ऑर्बिटल भी बोर्ड के प्लेन में ही होगा, और अगर ये sp2 ऑर्बिटल बोर्ड के प्लेन में है तो इसके बाकी के 2 sp2 ऑर्बिटल भी उसी प्लेन में होंगे, वो तो ट्रायंगुलर प्लेनर, तो और वो किस एंगल पर होंगे, 120 डिग्री एंगल पर ओरिएंटेड होंगे। इसका मतलब तो फिर ये हुआ 120 डिग्री एंगल पर ओरिएंटेशन जो होगा sp2 ऑर्बिटल्स का, वो कुछ इस तरह से होगा। These are other 2 sp2 orbitals of C2 कार्बन। ये कार्बन हमारे पास आ चुका है C2 कार्बन with its 3 sp2 amidest orbitals, right। इसी तरह से इसका सेकेंड sp2 ऑर्बिटल जो है वो C6 कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहा है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। C6 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, बेंजीन में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर तो आप देखो इसी एक्सिस पर वो C6 कार्बन का sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इसके साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो फिर तो आप देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये C6 कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है जो C1 के साथ सेम एक्सिस पर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ ये sp2 ऑर्बिटल भी बोर्ड के प्लेन में होगा, या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी नोटबुक के प्लेन में। तो फिर तो इस C6 कार्बन के बाकी 2 sp2 ऑर्बिटल भी ट्रायंगुलर प्लेनर शेप मेंटेन करते हुए इसी प्लेन में होंगे। तो फिर तो आप देखो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप मेंटेन करते हुए अगर इसी प्लेन में उनको अरेंज किया जाए तो हमारे पास कंडीशन ये आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर अगर बात की जाए तो ये तो हुआ C1 कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, वन विद C2 एंड वन विद C6, ये क्लियर। और अब जो C1 कार्बन का थर्ड sp2 ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एवरी कार्बन इज फॉर्मिंग इट्स 1 सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन। हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, s ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो यहां पर ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। दिस इज s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन involved in formation of sigma bond. This is about formation of 3 sigma bonds of C1 carbon, one with C2 carbon, one with C6 carbon, one with hydrogen. और इसी तरह से क्या मैं कह सकता हूँ C2 कार्बन का जो एक sp2 ऑर्बिटल होगा वो भी हाइड्रोजन के साथ C2 कार्बन का जो sp2 ऑर्बिटल होगा वो भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा। और इसी तरह से C6 कार्बन का भी एक sp2 ऑर्बिटल जो होगा वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा। दिस इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। और अब क्या मैं कह सकता हूँ C2 कार्बन का जो रिमेनिंग sp2 ऑर्बिटल है वो नेक्स्ट कार्बन C3 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और C3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। तो फिर तो आप ध्यान देना इसी एक्सिस पर, अब इसी एक्सिस पर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम कहते हैं ओवरलैपिंग शुड बी कोएक्शन, तो फिर तो इसी एक्सिस पर C3 कार्बन का sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस तरह से। और ये अगर C3 कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल है तो इसके जो अदर 2 sp2 ऑर्बिटल्स होंगे
ट्रायगोनल प्लेनर शेप मेंटेन करते हुए इस तरह से ओरिएंटेड होंगे। ये 120 डिग्री एंगल पर ओरिएंटेशन है ट्रायगोनल प्लेनर शेप मेंटेन करते हुए। दिस इज C3 कार्बन। और क्या मैं कह सकता हूँ C3 कार्बन का जो एक sp2 ऑर्बिटल होगा वो भी हाइड्रोजन के एक s ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा। और इसी तरह से आप देखो C6 कार्बन का जो रिमेनिंग sp2 ऑर्बिटल है वो इससे नेक्स्ट कार्बन C5 कार्बन होगा, उसके sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। और क्योंकि ओवरलैपिंग सेम एक्सिस पर होगी तो इसी एक्सिस पर ये sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा। और ये अगर C5 कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल है तो ट्रायगोनल प्लेनर शेप मेंटेन करते हुए, ध्यान देना मैं यहां पर ट्रायगोनल प्लेनर शेप मेंटेन करते हुए इसके 2 अदर sp2 ऑर्बिटल्स की बात करना चाह रहा हूं। तो वो sp2 ऑर्बिटल्स ट्रायगोनल प्लेनर शेप मेंटेन करते हुए इस तरह से ओरिएंटेड होंगे। ये बात समझ में आ रही है। और यहां पर भी हम बात कर सकते हैं कि ये जो C5 कार्बन है इसका एक sp2 ऑर्बिटल जो होगा वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा। ये बात क्लियर। और अब जरा आप ध्यान देना C3 एंड C5 क्या हम बात कर सकते हैं, C3 का रिमेनिंग sp2 ऑर्बिटल C4 कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है तो सेम प्लेन में उसका sp2 ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा, सेम एक्सिस पर ओवरलैप करेगा। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि C4 कार्बन का ये sp2 ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और अब जो इसके अदर 2 sp2 ऑर्बिटल्स होंगे उसमें से एक sp2 ऑर्बिटल C5 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक sp2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसका सेकेंड sp2 ऑर्बिटल और ट्रायगोनल प्लेनर शेप मेंटेन करते हुए ये इसका थर्ड sp2 ऑर्बिटल और ये sp2 ऑर्बिटल जो होगा वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा। दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन मॉलिक्यूल। इस तरह से हम बात करते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। और अब आपको समझ में आया होगा कि इन सिग्मा बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए क्योंकि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कोएफिशिएंट होनी चाहिए तो फिर तो मैं कह सकता हूं बोर्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में मैं कह सकता हूं ऑल दीज sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ 6 कार्बन एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। आप ऐसा मान सकते हैं कि सारे 6 कार्बन के जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं 6 कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स टोटल कितने हो गए 18, 6 into 3 ये सब कॉपी के प्लेन में एग्जिस्टिंग है। और अब क्या मैं कह सकता हूं उस कॉमन प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो सभी कार्बन के p ऑर्बिटल उस कॉमन प्लेन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर एक्सिस पर होंगे। तो ध्यान देना अब यहां पर अगर बात की जाए तो इस कार्बन का sp2 ऑर्बिटल परपेंडिकुलर एक्सिस पर, ऐसे इसका p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर एक्सिस पर, कॉमन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर ये सब p ऑर्बिटल्स लाई कर रहे हैं। एंड p ऑर्बिटल ऑफ एवरी कार्बन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। देखो अगर आप देखेंगे तो हर कार्बन की p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तो हर कार्बन की p ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। और जैसे कि हम जानते हैं देखो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एडजेसेंट एटम्स के p ऑर्बिटल्स कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो अब जरा ध्यान देना यहां पर हम बात कर सकते हैं कि C1 और C2 कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कैसे बनेगा। C1 का p ऑर्बिटल C2 के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड बनाएगा। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं दिस p ऑर्बिटल ऑफ C1 will overlap with the p orbital of C2 and the overlapping will be sideway overlapping or you can say collateral overlapping to form pi bond। और इसी तरह से C3 कार्बन का p ऑर्बिटल C4 के पैरेलल है, C4 के p ऑर्बिटल के पैरेलल है तो ये दोनों ओवरलैपिंग करके pi bond बनाएंगे। और इसी तरह से इस कार्बन का p ऑर्बिटल जो है वो इसके पैरेलल है तो ये आपस में pi bond फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर C1 कार्बन इस तरह से हम इस फर्स्ट स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बना है।
आप ध्यान देना, ऐसा करते हैं मैं सिग्मा बॉन्ड्स को तो डायरेक्ट यहां पर बना देता हूं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर समझाया। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरह से होगा, और क्या मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स की कोएक्सियल ओवरलैपिंग से हुआ है और सारे ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में एग्जिस्टिंग है, तो फिर तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे वो सब एक ही प्लेन में बनने वाले हैं। ये सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन एक प्लेन में होगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज सिग्मा बॉन्ड्स इज इन द सेम प्लेन, मतलब ये रिंग आपके पास एक तरह से क्या होगी, प्लेनर होगी। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हर कार्बन पर, एवरी कार्बन, जैसे मैं इनकी नंबरिंग कर दूं अगर यहां पर, तो हर कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर है। इस तरह से, एंड एवरी पी ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन इज हैविंग इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और जैसा कि हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एडजेसेंट एटम्स के पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए, and the parallel p orbitals of adjacent atoms by collateral overlapping will form pi bond। अब जरा ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर्स हम किस बेसिस पर बना रहे हैं, ये कहना देखो जस्टिफाइंग नहीं है, या कहा जाए कि ये कहना कंसेप्चुअल बात नहीं है कि क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है इसलिए स्ट्रक्चर बन रहे हैं। रेजोनेंस में हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बात सही है, लेकिन बना क्यों रहे हैं, इनका लॉजिक क्या है, जरा लॉजिक को आप समझे, कंसेप्ट को आप समझे, ध्यान देना। मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने पाई बॉन्ड को शो किया C1 C2 के बीच में, तो मैं कह सकता हूं p ऑर्बिटल ऑफ C1 is parallel to p ऑर्बिटल ऑफ C2, so by collateral overlapping they will form pi bond between C1 and C2 carbon, and in the same way C3 p orbital is parallel to C4 p orbital and C5 p orbital is parallel to C6 p orbital, so there will be a pi bond between C1 C2, C3 C4 and C5 C6। इस तरह से हम पहले स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब एक बात समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि C1 कार्बन का p ऑर्बिटल C2 कार्बन के पैरेलल है, तो क्या C1 कार्बन का p ऑर्बिटल C6 कार्बन के p ऑर्बिटल के पैरेलल नहीं है क्या? आप ध्यान देना, अगर हम बात करें कि p ऑर्बिटल ऑफ C1 इज पैरेलल टू p ऑर्बिटल ऑफ C2, तो क्या मैं कह सकता हूं C1 p ऑर्बिटल इज आल्सो पैरेलल टू p ऑर्बिटल ऑफ C6। इनफैक्ट C1 p ऑर्बिटल इज पैरेलल टू टू अदर p ऑर्बिटल्स, C2 p ऑर्बिटल एंड C6 p ऑर्बिटल। वास्तव में तो कंडीशन ये है ना कि जो C1 कार्बन का p ऑर्बिटल है, ध्यान देना, ये अगर C1 कार्बन का p ऑर्बिटल है तो ये C2 कार्बन के p ऑर्बिटल के भी पैरेलल है और C6 कार्बन के p ऑर्बिटल के भी पैरेलल है, बिकॉज ऑल द p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर हम बात करें कि ये दोनों पैरेलल p ऑर्बिटल्स कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं, तो फिर तो ये दोनों p ऑर्बिटल्स भी कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन हैव one more combination for formation of pi bond in benzene ring। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि अगर C1 कार्बन का p ऑर्बिटल C2 के पैरेलल है और ये अगर C2 के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है, तो ये तो फिर C6 के भी पैरेलल है, तो फिर तो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि C1 p ऑर्बिटल अगर C6 के साथ ओवरलैप करता है तो फिर C5 C4 के साथ ओवरलैप करेगा, C3 C2 के साथ ओवरलैप करेगा, और इस न्यू कॉम्बिनेशन के साथ में आप सेकंड स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अब जो हमने पाई बॉन्ड शो किया है, पहले C1 C2 के साथ शो किया था, अब C1 का C6 के साथ शो कर रहे हैं, तो पहले मैं कह सकता हूं कि C1 का C2 के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मैं जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर ओवरलैपिंग को लूंगा वो C1p का C2p के साथ लूंगा, लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ C1 कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो C6 कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और उस केस में C5 C4 के साथ और C3 C2 के साथ। दिस इज हाउ वी कैन जस्टिफाई दीज टू स्ट्रक्चर्स फॉर बेंजीन मॉलिक्यूल। इस तरह से हम बेंजीन मॉलिक्यूल के इन दो स्ट्रक्चर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब एक बात सोचिए, क्या होता है, देखो जब ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, आपने रेजोनेंस पढ़ा है, हम ऐसा बोल देते हैं
कि रेजोनेंस में ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स हम क्यों बना रहे हैं, तो यूजुअली ऐसा बोल दिया जाता है कि ये पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज हो रहे हैं। हम ये बोल देते हैं कि पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरह से दीज आर इंटरकन्वर्टिबल, और ये हम डबल हेडेड एरो बना देते हैं। वास्तव में आप सोचिए कि अगर आपने इस पाई बॉन्ड को यहाँ शो किया है, इसे आपने यहाँ शो किया है और इसे आपने यहाँ शो किया है, तो वास्तव में आप ऐसा बोल सकते हैं कि इट अपीयर्स टू बी लाइक, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू दीज टू स्ट्रक्चर्स, इन दो स्ट्रक्चर्स को आप देख करके ऐसा बोल सकते हैं कि इन दो स्ट्रक्चर्स को देखकर ऐसा लग रहा है, इट अपीयर्स टू बी लाइक देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। बट एक्चुअल में अगर बात की जाए तो मैं तो इसको सिंपली इस तरह से जस्टिफाई करना चाहूंगा कि मैंने अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ बनाया है, तो क्योंकि इस कंडीशन में मैंने C1 कार्बन के p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग C2 के साथ कंसिडर की है, और अगर इस स्ट्रक्चर में मैंने पाई बॉन्ड C1 C6 के साथ बनाया है, तो अब मैंने ओवरलैपिंग का कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर ओवरलैपिंग का जो कॉम्बिनेशन कंसिडर किया है वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन कंसिडर किया है। C1 कार्बन p ऑर्बिटल इज नाउ ओवरलैपिंग विद C6 कार्बन p ऑर्बिटल। तो इस तरह से हम दो स्ट्रक्चर्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप सोचिए, एक पाई बॉन्ड की लोकेशन को आप चेंज करके सेकंड स्ट्रक्चर में एक नई लोकेशन पर शो कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर इस मॉलिक्यूल में कुछ कंडीशन हमारे सामने ऐसी आ रही है कि वन p ऑर्बिटल इज पैरेलल टू अदर p ऑर्बिटल्स। आप सोचिए, अगर ये p ऑर्बिटल मान लो तो जैसे यहां तो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के पास तो p ऑर्बिटल होगा नहीं, बट ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर ऐसा कोई एटम होता है जिसके पास भी p ऑर्बिटल होता, और वो p भी अगर इसके पैरेलल होता, तो फिर तो मेरे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को, पाई बॉन्ड को शो करने के लिए मेरे पास 3 लोकेशंस होती। जब मैं इस p की ओवरलैपिंग इसके साथ कंसीडर करता तो पाई बॉन्ड यहाँ शो करता, इस p की ओवरलैपिंग इसके साथ कंसीडर करता तो पाई बॉन्ड यहाँ शो करता, और अगर यहाँ भी p ऑर्बिटल होता तो जब मैं इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ कंसीडर करता तो पाई बॉन्ड यहाँ शो करता। तो फिर तो मैं 3 स्ट्रक्चर्स की बात कर सकता था जिसमें मैं एक पाई बॉन्ड की लोकेशन को चेंज करता जाता। और जब स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहे हैं। वास्तव में आप सोचिए कि स्ट्रक्चर्स को देखकर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स इट अपीयर्स टू बी लाइक देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। बट एक्चुअल में अगर बात करोगे तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, ये दो स्ट्रक्चर हम किस बेसिस पर बना रहे हैं, हम ये दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन कॉम्बिनेशंस अवेलेबल फॉर अ p ऑर्बिटल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। एक कॉम्बिनेशन C1 का C2 के साथ अवेलेबल है, और C1 के लिए एक और कॉम्बिनेशन अवेलेबल है C6 के साथ में, इसलिए मैं यहाँ पर दो स्ट्रक्चर की बात कर पा रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है? अब मेरा क्वेश्चन है कि C1 p ऑर्बिटल इज पैरेलल टू C2 p ऑर्बिटल एंड ऑल्सो पैरेलल टू C6 p ऑर्बिटल। ये अगर दोनों p ऑर्बिटल्स के पैरेलल है तो मेरा क्वेश्चन है कि फिर यहाँ पर एट ए टाइम C1 p ऑर्बिटल ओवरलैप किसके साथ करेगा? ये एट ए टाइम किसके साथ ओवरलैप करेगा? C2p के साथ, C6 p ऑर्बिटल के साथ, या दोनों p ऑर्बिटल्स के साथ? अब एक बात ध्यान देना, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये p ऑर्बिटल एट ए टाइम किसके साथ ओवरलैप करेगा? C2 के साथ, C6 के साथ, या दोनों के साथ? अब कई बार इसमें स्टूडेंट का आंसर होता है कि ये एट ए टाइम किसी एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो अगर एक के साथ ओवरलैप करेगा तो किसके साथ में? C2 के साथ या C6 के साथ में? तो स्टूडेंट का कई बार इसमें रिस्पॉन्स होता है कि सर दोनों में से कोई भी एक ले लो, एक ही बात है, या तो C2 के साथ ओवरलैप करेगा या C6 के साथ ओवरलैप करेगा। मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये एट ए टाइम दोनों के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता क्या? देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एट ए टाइम दोनों के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, तो आप उसका रीजन क्या सोचते हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये एट ए टाइम दोनों p के साथ ओवरलैप करे? तो इसमें भी कई बार स्टूडेंट का रिप्लाई होता है कि सर ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो या तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा या इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और अगर हम दोनों के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड की बात करेंगे तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 5 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि C1 कार्बन का p ऑर्बिटल जो है वो एट ए टाइम दोनों p के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, ऐसा अगर आप में से कोई सोचते हैं, तो फिर आप समझ लें कि आपको रेजोनेंस का कंसेप्ट ही नहीं पता है। इसका मतलब फिर आपको रेजोनेंस का कंसेप्ट आता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि दिस p ऑर्बिटल कैन नॉट ओवरलैप विद बोथ द p ऑर्बिटल्स एट ए टाइम, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि दोनों p के साथ एक साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब तो फिर आप रेजोनेंस के कंसेप्ट से बहुत दूर हैं। अब जरा कंसेप्ट समझना, यहीं से मैं आपको कंसेप्ट बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे
इस पार्ट को समझने में। एक बात सोचिए, हम ये कहते हैं कि पैरेलल p ऑर्बिटल्स बाय साइडवे ओवरलैपिंग विल फॉर्म पाई बॉन्ड। मान लेते हैं ये एक p ऑर्बिटल है, ये एक p ऑर्बिटल है, और ये दोनों आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब दो p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे तो क्या ओवरलैपिंग के लिए वो इस तरह से एक दूसरे के क्लोज मूव करके आएंगे? क्या वो एक दूसरे के क्लोज चलकर आएंगे क्या? इस तरह से कि ये p ऑर्बिटल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस p ऑर्बिटल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और ये चलने के बाद में आप क्लोज आ गए और ये ओवरलैप हो गए। क्या ऐसा कुछ मूवमेंट की बात होगी क्या? नो। देखो ऐसे कोई मूवमेंट की बात थोड़ी होगी। हम तो ये कहते हैं कि if two p orbitals on adjacent atoms are parallel to each other, अगर adjacent atoms के p ऑर्बिटल आपस में पैरेलल हैं तो वो इतना क्लोज विसिनिटी में होते हैं। ध्यान देना, if two p orbitals on adjacent atoms are parallel to each other, तो they are very close to each other, वो इतना क्लोज विसिनिटी में होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ओवरलैप कर जाते हैं। समझना इस बात को। अगर दो एडजेसेंट एटम्स के p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच में गैप इतना कम होता है, वो इतना क्लोज विसिनिटी में होते हैं कि उनके एरिया अपने आप ही ओवरलैप कर जाते हैं। तो फिर तो एक पॉइंट ये आता है कि अगर ऐसा हम बोल रहे हैं कि if p orbitals on adjacent atoms are parallel to each other, they are very close to each other, so they will automatically get overlapped, कि वो ऑटोमेटिकली आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजेसेंट एटम्स के दो पैरेलल p ऑर्बिटल तो हमेशा ही ओवरलैपिंग कंडीशन में रहेंगे। यस, अगर एडजेसेंट एटम्स के दो पैरेलल p ऑर्बिटल्स की आप बात करोगे तो वो तो हमेशा ही ओवरलैपिंग कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि वो इतना क्लोज विसिनिटी में होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ओवरलैप हो जाते हैं, उनके एरिया ऑटोमेटिकली ओवरलैप कर जाते हैं। तो क्वेश्चन है फिर दो एडजेसेंट एटम्स के p ऑर्बिटल ओवरलैप ना करें, ऐसा कब हो सकता है? देखो, एडजेसेंट एटम्स के p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप ना करें ऐसा तब हो सकता है जब ये p ऑर्बिटल पैरेलल ना होकर के परपेंडिकुलर हो। अगर एडजेसेंट एटम्स के p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हैं तो आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग बिटवीन p ऑर्बिटल्स विल बी जीरो, देयर विल बी नो ओवरलैपिंग एट ऑल। अब जरा समझना, इस केस में आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग जीरो है, लेकिन अगर मैं इस p को इसके पैरेलल लेकर आता हूं, ध्यान देना मैं इनके गैप को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो गैप मैंने मेंटेन कर रखा है मैं वही मेंटेन करूंगा, लेकिन अगर मैं इसको इसके पैरेलल लाता हूं तो मैंने इन दोनों p को इतने कम गैप पर रखा है कि जैसे मैं इसको इसके पैरेलल लाऊंगा ये आपको ऑटोमेटिकली ओवरलैप करता हुआ नजर आ जाएगा। तो वास्तव में इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एडजेसेंट एटम्स के p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दे विल ऑटोमेटिकली गेट ओवरलैप्ड। क्या बात समझ में आ रही है? मैं इसको थोड़ा सा ऑन द पेपर आपको समझाता हूं, ध्यान देना। जैसे आप देखो ये कार्बन हमारे पास है और अगर इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है, ये इस कार्बन का p ऑर्बिटल मैंने बना दिया। अब इस कार्बन से मान लेते हैं एक कार्बन और कनेक्टेड है, तो इससे एक और कार्बन मैं कनेक्ट कर रहा हूं। और अब जरा ध्यान देना, इस कार्बन को मैंने इस कार्बन के दोनों एडजेसेंट कार्बन है, तो इन एडजेसेंट कार्बन को मैंने एक दूसरे के इतना क्लोज रखा है कि अगर मान लिया जाए कि इस कार्बन के पास भी एक p ऑर्बिटल है और मान लेते हैं कि इस कार्बन का p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के पैरेलल है, तो अब ध्यान देना, अब जब मैं इस कार्बन का p ऑर्बिटल ड्रॉ करूंगा तो मैंने इस कार्बन को इस कार्बन के इतना क्लोज रखा है कि आपको, अगर आप ध्यान दें इसमें, तो जैसे मैं इस कार्बन का p ऑर्बिटल ड्रॉ करूंगा आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि हमने इसको इतना क्लोज रखा है कि इसको ड्रॉ करने के साथ में ही ये इसके साथ ओवरलैप करता हुआ चला जाएगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एडजेसेंट एटम्स के p ऑर्बिटल्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो सिंस दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर दे विल ऑटोमेटिकली गेट ओवरलैप्ड। अब ऐसे में आप सोचिए कि अगर इस कार्बन से, अब ध्यान देना, अगर इस कार्बन से एक और कार्बन बॉन्डेड हो, मान लेते हैं इससे एक और कार्बन बॉन्डेड है, अगर इससे एक और कार्बन बॉन्डेड है और मान लेते हैं उस कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल है और वो p ऑर्बिटल भी अगर इसके पैरेलल हुआ तो आप सोचिए इसका p ऑर्बिटल अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो क्या वो ओवरलैप नहीं करेगा? डेफिनेटली ओवरलैप करेगा। तो उस ओवरलैपिंग को मैं तो नहीं रोक सकता, आप अगर रोक सकते हैं तो बताओ। अगर पैरेलल है तो पक्का ओवरलैपिंग तो होगी। इसका मतलब इसका p ऑर्बिटल भी अगर इसके पैरेलल है तो ये भी ओवरलैप करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? और इनफैक्ट ये दोनों क्या, अगर इस मिडिल वाले कार्बन से एक और कार्बन बॉन्डेड हो
अगर इस मिडिल वाले कार्बन से एक और कार्बन बॉन्डेड हो और उस कार्बन के पास भी अगर पी ऑर्बिटल हो और वो पी ऑर्बिटल भी अगर इसके पैरेलल हो तो फिर तो वो भी ओवरलैप करेगा, सभी पी ऑर्बिटल एट अ टाइम ओवरलैप करेंगे क्योंकि वो एडजेसेंट टू ईच अदर है और पैरेलल टू ईच अदर है। क्या बात समझ में आ रही है? अब प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट को ये लगती है कि सर इतने सारे पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो इतने सारे बॉन्ड्स कैसे बनाएंगे, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक बात बताओ, दो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को आप स्ट्रक्चर में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ दो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को हम स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? अब जरा ध्यान दें, अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मिडिल कार्बन का पी ऑर्बिटल है, मिडिल कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल अगर राइट वाले पी के साथ ओवरलैप कर रहा है और एट अ टाइम क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग लेफ्ट वाले पी ऑर्बिटल के साथ में भी हो रही है, तो यहाँ पर फिर आप ये कह सकते हैं सिंस मिडिल पी ऑर्बिटल इज at a time overlapping with more than one other p orbitals, so its overlapping with any one other p orbital will be considered to be partial, not complete. अगर मैं मिडिल वाले p orbital की बात करूं कि अगर ये p orbital at a time दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है तो इसकी किसी भी एक अदर p orbital के साथ ओवरलैपिंग को हम कंप्लीट ना मान करके कैसी ओवरलैपिंग मानेंगे? पार्शियल ओवरलैपिंग कंसिडर करेंगे। और अगर ओवरलैपिंग पार्शियल है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी पार्शियल होगा। मतलब ये हुआ देखो कि अगर मैं यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस कार्बन की पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को, इन कार्बन की पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को अगर एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं तो क्योंकि पी ऑर्बिटल्स पैरेलल पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को हम स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब यहां पर ये कह सकते हैं कि मिडिल वाला पी ऑर्बिटल क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है तो किसी भी एक पी ऑर्बिटल के साथ इसकी ओवरलैपिंग कंप्लीट ना होकर के पार्शियल है तो फिर उसका रिप्रेजेंटेशन भी पार्शियल होगा। मतलब मैं यहां पर जो पाई बॉन्ड बनाऊंगा वो पार्शियल पाई बॉन्ड बनाऊंगा, ना कि कंप्लीट पाई बॉन्ड। और मैंने आपसे क्या कहा कि अगर इस कार्बन से थर्ड कार्बन एक और बॉन्डेड हो, अगर इस कार्बन से थर्ड कार्बन एक और बॉन्डेड हो और अगर इन दोनों कार्बन के पी ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि जो मिडिल वाला कार्बन है उसका पी ऑर्बिटल पार्शियली इसके पी के साथ ओवरलैप करेगा, पार्शियली इस पी के साथ ओवरलैप करेगा और पार्शियली इसके साथ भी ओवरलैप करेगा। तो फिर तो यहां पर भी आप एक पार्शियल रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे, मतलब पार्शियल पाई बॉन्ड शो करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब किसी को अगर ऐसा लगता है कि मिडिल वाला कार्बन इतने सारे पाई बॉन्ड्स कैसे बना रहा है, 3 पाई बॉन्ड्स कैसे बना रहा है, तो ध्यान देना ये 3 पाई बॉन्ड्स नहीं है, एक्चुअली दीज 3 पाई बॉन्ड्स विल बी इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड। ये 3 पार्शियल पाई बॉन्ड मिलकर के क्या होंगे? एक पाई बॉन्ड के बराबर होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये कार्बन ना हो, अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये कार्बन ना हो तो अब आप कह सकते हैं 2 पार्शियल पाई बॉन्ड्स विल बी इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर हम ये कंसीडर करेंगे कि मिडिल वाले कार्बन का पी ऑर्बिटल 50% राइट वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है और 50% लेफ्ट वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो these 2 partial pi bond will be counted to be equal to 1 pi bond। और अगर आप ये कहें कि एक और कार्बन कम कर दे तो ध्यान देना, अगर आप इसमें से एक कार्बन और कम कर दें, केवल ये 2 ही कार्बन के पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो अगर एक पी ऑर्बिटल दूसरे किसी एक ही पी के साथ ओवरलैप कर रहा है, ओनली 1 पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग है, तो फिर तो आप कह सकते हैं इफ देयर इज ओवरलैपिंग विद एनी वन अदर पी ऑर्बिटल एंड देयर इज ओनली वन अदर पी ऑर्बिटल, इट्स ओवरलैपिंग विद दैट पी ऑर्बिटल विल बी कंसीडर्ड टू बी 100%। अगर एक ही पी के साथ ओवरलैप कर रहा है तो हम उसी ओवरलैपिंग को 100% ओवरलैपिंग कंसीडर करेंगे, और उस केस में जब ओवरलैपिंग 100% है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी 100% होगा। उस केस में फिर जो आप पाई बॉन्ड बनाओगे वो आप कंप्लीट पाई बॉन्ड बनाओगे। क्या बात समझ में आई? तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि इफ अ पी ऑर्बिटल is parallel to more than one other adjacent p orbitals, it will overlap with all the adjacent parallel p orbitals at a time। सभी के साथ ये ओवरलैप करेगा। हाँ, उस केस में ये जरूर कहेंगे कि in that case overlapping of the p orbital with any one other p orbital will be considered to be partial, not 100%। क्या बात समझ में आई? चलिए अब इसके बाद में मैं वापस इस क्वेश्चन पर आता हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि C1 कार्बन का जो p orbital है वो at a time किसके साथ ओवरलैप करेगा? C2 के साथ, C6 के साथ या दोनों के साथ? बोलिए अब आपको क्या लगता है? इट विल ओवरलैप विद बोथ द p orbitals एट अ टाइम। और अब आप सोचिए, अगर
हम बात करें कि C1 का p ऑर्बिटल C2 के साथ भी ओवरलैप करेगा, C6 के साथ भी ओवरलैप करेगा, तो फिर तो हम कह सकते हैं इट्स ओवरलैपिंग विद एनी वन अदर p ऑर्बिटल विल बी कंसीडर्ड टू बी पार्शियल। और अगर ओवरलैपिंग पार्शियल है तो पाई बॉन्ड भी पार्शियल आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पार्शियल पाई बॉन्ड हम यहाँ शो करेंगे और पार्शियल पाई बॉन्ड यहाँ शो करेंगे। और क्या मैं कह सकता हूँ ये कंडीशन हर p ऑर्बिटल के लिए है, बिकॉज ईच p ऑर्बिटल is parallel to other two p orbitals, so it will partially overlap with one and partially overlap with other। तो फिर तो ये पार्शियल पाई बॉन्ड यहाँ भी बनेगा, पार्शियल पाई बॉन्ड यहाँ भी बनेगा, पार्शियल पाई बॉन्ड यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। और आप सोचिए जब आप बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यही तो थर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बात समझ में आ रही है? तो इन थ्री स्ट्रक्चर्स को बनाने का जस्टिफिकेशन ये है। अब आप सोचिए जब मैंने C1 p ऑर्बिटल की 100% ओवरलैपिंग C2 के साथ कंसीडर की तो मैंने कंप्लीट पाई बॉन्ड यहाँ शो किया। उस केस में मैंने C1 C6 के बीच में कोई पाई बॉन्ड शो नहीं किया। जब मैंने C1 की 100% ओवरलैपिंग C6 के साथ कंसीडर की तो मैंने कंप्लीट पाई बॉन्ड यहाँ शो किया। उस केस में मैंने C1 C2 के बीच में कोई पाई बॉन्ड शो नहीं किया। और जब मैंने ओवरलैपिंग इसकी एट अ टाइम दोनों के साथ कंसीडर की तो मैंने दोनों जगह पर पार्शियल पाई बॉन्ड शो किया। अब आपको क्या लगता है कि अगर मैंने बेंजीन के ये थ्री स्ट्रक्चर्स इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनाए हैं तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, रियल में क्या होना चाहिए? क्या रियल में ये होना चाहिए कि ये p ऑर्बिटल 100% C2 के साथ ओवरलैप करेगा, C6 के साथ में इसकी ओवरलैपिंग 0 होगी? क्या एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए? अगर एक्चुअल में ऐसा होगा तब तो फर्स्ट स्ट्रक्चर रियल होगा। या क्या ये होना चाहिए कि C1 p ऑर्बिटल विल ओनली ओवरलैप विद C6 नॉट विद C2? उस केस में तो फिर रियल स्ट्रक्चर सेकंड होना चाहिए। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि रियल में ये तो नहीं हो सकता कि ओवरलैपिंग विद एनीवन? नो। अगर ये दो p ऑर्बिटल्स के पैरेलल है तो इट विल ओवरलैप विद बोथ द p ऑर्बिटल्स एट अ टाइम। ये रियल कंडीशन है। और अगर दोनों के साथ ओवरलैप करेगा तो फिर तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तभी तो हम कहते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज रियल स्ट्रक्चर। क्योंकि एक्चुअल में तो यही होगा कि इट विल ओवरलैप विद बोथ द अदर p ऑर्बिटल्स एट अ टाइम। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन है फिर एक पॉइंट ये आता है कि फिर हम इन इमेजिनरी स्ट्रक्चर की बात ही क्यों करते हैं? एक्चुअली इन इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि इन स्ट्रक्चर से हम ये बताना चाह रहे हैं कि p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास ये कंडीशन है कि इन अ मॉलिक्यूल वन p ऑर्बिटल इज पैरेलल टू टू अदर p ऑर्बिटल्स, तो ये p ऑर्बिटल दो अदर p ऑर्बिटल्स के पैरेलल है। इस पॉसिबिलिटी को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? ये दो स्ट्रक्चर बना। क्या बात समझ में आ रही है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं वो पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए बनाए जाते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने ये दो स्ट्रक्चर्स बेंजीन के बनाए हैं तो इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर दिस p ऑर्बिटल टू ओवरलैप विद टू अदर p ऑर्बिटल्स, राइट? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर दिस p ऑर्बिटल टू ओवरलैप विद अदर p ऑर्बिटल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। बोले दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है? मैंने कहा भाई एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये C2p के साथ ओवरलैप कर सकता है, तो फिर पाई बॉन्ड यहाँ बना करके मैंने ये स्ट्रक्चर बता दिया। तो वास्तव में ये स्ट्रक्चर किस पॉसिबिलिटी को बता रहा है? इस पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि C1 p ऑर्बिटल कैन फॉर्म पाई बॉन्ड विद C2 p ऑर्बिटल। और इसी तरह से जब मैंने कहा भाई एक और पॉसिबिलिटी है, वो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि C1 p ऑर्बिटल C6 के साथ भी ओवरलैप कर सकता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। और ये स्ट्रक्चर सेकंड पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि यस C1 कैन आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड विद C6। और ये उन दोनों पॉसिबिलिटीज को एक साथ लेकर के बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। तभी तो हम कहते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिक्स कर दोगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज को एट अ टाइम ले लोगे, मिक्स कर दोगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक बात सोचिए, आपने किसी मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस होता है तो भी कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं। चलिए एक बात सोचिए, जब आप किसी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो आप बता सकते हैं उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या होता है? जब आप एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो उन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप रिकॉल करें तो डिफरेंस तो उन स्ट्रक्चर्स की पाई बॉन्ड्स की लोकेशन में होता है। पाई बॉन्ड आपको अलग अलग लोकेशन पर मिलते हैं, तभी तो हम ये कह देते हैं कि पाई बॉन्ड अलग अलग लोकेशन पर मिल रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहे हैं। शायद अब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि आप एक ही कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड को अलग अलग लोकेशन पर क्यों शो करते हैं। आप जरा सोचिए, मान लो अगर एक p ऑर्बिटल, एक मॉलिक्यूल में एक p ऑर्बिटल 3 अदर p ऑर्बिटल्स के पैरेलल है। अगर एक p ऑर्बिटल 3 अदर p ऑर्बिटल्स के पैरेलल है तो फिर तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। तो मैं तीन स्ट्रक्चर बना सकता हूँ।
पहले इसकी ओवरलैपिंग एक पी के साथ कंसिडर करूंगा, कंप्लीट पाई बॉन्ड यहाँ शो करूंगा, एक स्ट्रक्चर। फिर इसकी ओवरलैपिंग सेकंड पी के साथ कंसिडर करूंगा, कंप्लीट पाई बॉन्ड यहाँ बनाऊंगा, सेकंड स्ट्रक्चर। जरा देखो पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो गई। फिर इसकी ओवरलैपिंग थर्ड पी के साथ कंसिडर करूंगा, थर्ड स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पाई बॉन्ड यहाँ बनाऊंगा, वो थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। और जब एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात होगी तो मैं कहूंगा इट विल ओवरलैप विद ऑल द 3 अदर पी ऑर्बिटल्स एट अ टाइम। तो पार्शियल पाई बॉन्ड यहाँ बनाऊंगा, पार्शियल यहाँ बनाऊंगा, पार्शियल यहाँ बनाऊंगा, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? वास्तव में एक बात सोचिए, जब ये वाला स्ट्रक्चर बनाया जाता है और जब आपसे पूछा जाता है कि डॉट 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 क्या है, तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। वास्तव में देखो इस डॉट 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 का मतलब क्या है। मैं तो उसको सिंप्लीफाइड वे में ये कहना चाहूंगा कि ये जो डॉट 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 है ये एक्चुअली पार्शियल पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पार्शियल पाई बॉन्ड को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पार्शियल पाई बॉन्ड क्यों बनाया? बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन पी ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर पी ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड एट अ टाइम। इसलिए बनने वाला पाई बॉन्ड कैसा है? पार्शियल है। आप सोचिए जब भी आप हाइब्रिड बनाते हो आप हमेशा पाई बॉन्ड को पार्शियल बनाते हो। क्यों बनाते हो पार्शियल? क्योंकि एक ही पी ऑर्बिटल एक से ज्यादा पी ऑर्बिटल के साथ एट अ टाइम ओवरलैप कर रहा होता है, तो किसी भी पी के साथ उसकी ओवरलैपिंग पार्शियल होती है, इसलिए बनने वाला पाई बॉन्ड भी हम पार्शियल पाई बॉन्ड शो करते हैं। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ये वास्तव में रेजोनेंस का कंसेप्ट है। अगर आप मुझे कहें, अब मैंने आपसे पूछा था कि रेजोनेंस में जो भी हो रहा है वो हो क्यों रहा है, अगर हम इतने स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो क्यों बना पा रहे हैं? तो whatever is there in resonance, why is it? It is because of overlapping of one orbital with more than one other orbitals to form pi bond. क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल में क्या हो पा रहा है कि मॉलिक्यूल में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर पा रहा है। ये सब कुछ कंसेप्ट जो है, इसी कंसेप्ट को हमने नेम क्या दे दिया? रेजोनेंस नेम दे दिया। क्या क्लियर हो रही बात है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में आपने जो भी किया, देखो रेजोनेंस में आप क्या करते हैं आपको पता होता है, कैसे करते हैं आपको ये भी पता होता है, लेकिन वो कर क्यों रहे हैं वो नहीं पता होता है। तो क्यों कर रहे हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। इस कंसेप्ट से अगर आप रेजोनेंस को रिलेट करेंगे तो आपको कंसेप्ट समझना बहुत आसान होगा, और जब कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आता है तो उसको अप्लाई करना और भी आसान हो जाता है। This is the concept of resonance.